हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 बायोलॉजी। यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने दे के रखा है तुम लोगों के लिए। ये ध्यान से एक बार देख लो। ये तुम लोगों को ये मैं सारे प्रश्न को एक्सप्लेन कर दूंगा, तुमको फिर याद करके आना है। 10 क्वेश्चंस मैंने दे के रखे हैं चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं इन्हीं 10 क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा और तुम लोग घर में ये 10 क्वेश्चंस का नोट्स बना लोगे। और हमारे यूट्यूब का जो मैंने वीडियो खास करके तुम लोगों के लिए बनाया है, बायो से खास करके तुम लोगों के लिए बनाया है मैंने। ये चैनल तुम सभी सब्सक्राइब कर लो, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो लोग नए आए हो, क्योंकि बाद में मैं यूट्यूब पर मैं तुम लोगों को वीडियो ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तुम मुझे से जानते हो। तो उसमें हम लोग सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे वो है सेल। कोशिका क्या है? तुम लोग सभी जानते हो कि पूरे शरीर का निर्माण, ये जीवित जाति जितने भी दुनिया में जीव जगत हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, वो सभी एक छोटी सी कोशिकाओं से मिलकर के उनका शरीर बना है। तो कोशिका को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। जीवन का ये शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिस बॉडी यानी शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं सब कोशिकाओं से मिलकर बना है। यहाँ तक कि ऐसे भी जीव हैं जो एक ही कोशिका से शरीर बना है, और ऐसे भी जीव हैं जिनका शरीर का निर्माण बिना कोशिका के भी हुआ है। जैसे तुम लोग जानते हो आज सेलुलर जीव का नाम, उस समय में कोरोना वायरस चारों तरफ फैल ही रहा है। एड्स वायरस का नाम, ये खतरनाक वायरस दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो ये बिना सेल से इनका बॉडी बना है, यानी इनकी बॉडी में एक सेल की रचना भी नहीं होती। एक डीएनए की मटेरियल होता है और एक कैप्सिड नामक बाहरी लेयर होती है, और उसी से ये सेल इनका बॉडी बन जाता है। और टिश्यू दूसरा है कि टिश्यू क्या है? ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? ये जब हम सेल पढ़े तो सेल कोशिका, और ऐसी कोशिकाओं के समूह को, ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं हैं जब एक समूह में आ जाती हैं। जब कोशिकाओं का एक समूह, एक ही तरह की कोशिकाओं का एक समूह जिनकी रचना एक जैसी होती है और कार्य भी एक जैसी होती हैं, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जब ऊतक हम लोग पढ़ लें तो इसके आगे भी जान लेते हैं कि अंग कैसे बनता है। तो इस तरह के बहुत सारे ये ऊतक, जिस तरह से बहुत सारे सेल बने, उसी तरह से बहुत सारे ऊतक अगर आ जाते हैं एक समूह में, बहुत सारे ऊतक का समूह जब एक साथ आ जाता है, ये ऊतक का समूह को अंग कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। दिस इज द ग्रुप ऑफ टिश्यू, सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यू हैविंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन, अंग। जैसे अगर एक उदाहरण हम लेते हैं आँख, तो आँख जो बना है जिस ऊतक से, वो सारे ऊतक एक जैसे हैं और उन सभी ऊतक का कार्य भी एक ही है, वो देखने का कार्य करते हैं। उस तरह से अगर बहुत सारे अंग एक साथ मिल जाते हैं तो उससे हमारा बॉडी या शरीर की रचना होती है। शरीर की रचना होती है, बहुत सारे अंग मिलने से बॉडी के बन, यानी कि पूरा हमारा शरीर जो है, हम लोग जो पढ़े थे कि पूरा जो हमारा शरीर है वो सेल से मिलकर बना है। सेल से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से हमारा शरीर बना है। संयोजी ऊतक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? तो देखो तुम लोग जानते हो कि बहुत सारे कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं। तो जो ऊतक जोड़ने का काम करते हैं, जो ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। शोल्डर बोन है, यहाँ पर यह हड्डी है, फिर यहाँ एक लिंक है, फिर ये 2 हड्डी है, फिर यहाँ रिस्ट में कुछ हड्डी है, फिर ये हड्डी है, ये हड्डी है। तो इस तरह से
ये जो हड्डी है हमारे शरीर की, जो हड्डियां हैं, जो अस्थियां हैं, वो एक दूसरे से, ये वाला अस्थि इससे जुड़ा हुआ है, रेडियस अल्ना। ह्यूमरस, इस हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं, इसको रेडियस अल्ना कहते हैं। बीच में जोड़ने के लिए टेंडोन, नाम सुने होंगे, टेंडोन हड्डियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड कैसा ऊतक है? कनेक्टिव टिश्यू। इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्ट, द्रव संयोजी ऊतक कहते हैं, क्योंकि ये द्रव के रूप में बहता रहता है। पता है, हार्ट पंप करता है पूरे शरीर में, शरीर के विभिन्न अंगों को ब्लड जोड़ता रहता है। किस तरह से? हृदय से, फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर शरीर में पहुंचाता है। उसके बाद में हमारे शरीर में जो फेफड़ा है, ये फेफड़े से, ये लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लंग्स से लेता है ब्लड, और शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। उसी तरह से जो हमारा जो भोजन की जनरली जो हम करते हैं, आँत से जो भोजन पचता है, दीवार में आ जाता है, वही ब्लड में मिल जाता है, और ये पचा हुआ भोजन यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाता है, और यहाँ से पचा हुआ भोजन फूड पहुँचाता है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचता है, ऑक्सीजन और फूड। और तुम लोगों को पता है कि जब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन और भोजन पहुँचता है, तो ये दोनों भोजन ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीजन भोजन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर ये रक्त न रहे तो शरीर के विभिन्न अंगों में जितने भी अंग हैं, वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का पहुंचाना, ले जाना, हार्मोन, विटामिन का ले जाना, पहुंचाने का काम रक्त करता है। इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। कि वाई क्वेश्चन है कि लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। एक क्वेश्चन आता है, तुम लोग को पता है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, विभिन्न तरह के अंग होते हैं, उसमें से एक अंग होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, और लाइसोसोम को आत्महत्या, कुछ एंटीजेंस, इस तरह के बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स अगर बॉडी में चला आता हो जो नुकसानदायक हो, सेल में अगर चला आता हो, तो लाइसोसोम उसको लाइसिस कर देता है, उसको गला देता है, डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम अपने शरीर के विभिन्न जो ऑर्गेन्स हैं, ऑर्गेनलीज हैं, जो सेल के जो विभिन्न ऑर्गेनलीज हैं, लाइसोसोम के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस ऑर्गेनलीज को ही ये ठीक से रीड नहीं कर, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, एज ए फॉरेन पार्टिकल समझने लग जाता है, और अपने ही शरीर के, अपने सेल के अपने ही अंगों को, सेल के अंगों को गलाने लगता है, और अंत में ये सेल डाइजेस्ट होकर के खत्म हो जाती है, और साथ में खुद भी ये खत्म हो जाता है। इसलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि दूसरे को तो खत्म करता है सेल को, और खुद ही खत्म हो जाता है। इसलिए सुसाइडल, सुसाइड मतलब अपने को मार देना, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह क्यों कहते हैं, कोशिका का रसोई घर क्यों कहते हैं? तुम लोगों को पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया चप्पल की तरह ऐसे देखने में लगता है। तो इस तरह से इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जितने भी एंजाइम की आवश्यकता होती हैं, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, सरंजाम। इसलिए जिस तरह से किचन में भोजन बनाने के लिए सारे सरंजाम हैं, गैस है, हीट है, पानी है, सारे कुछ मटेरियल्स हैं, चाय पत्ती है, जो भी सामान है सारे हैं, तो इसलिए किचन में ही खाना बन सकता है। उसी तरह से ये भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जितने भी मटेरियल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए भोजन यहाँ जब पहुँचता है, पचा हुआ भोजन और ऑक्सीजन दोनों जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचता है ब्लड के द्वारा, तो ऑक्सीजन भोजन से को ऑक्सीकृत करके उससे ऊर्जा बाहर निकाल देता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो ये शरीर से बाहर निकाला जाता है, और ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये इसको ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऊर्जा का सिक्का, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि करेंसी एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। एक ही क्वेश्चन बना लोगे कि ऊर्जा का सिक्का एटीपी को क्यों कहते हैं, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का क्यों कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का क्यों कहते हैं, व्हाई एटीपी इज कॉल्ड करेंसी ऑफ एनर्जी। जिस तरह से हम लोग खुदरा पैसा घर में रखते हैं, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया का नोट्स वगैरह रखते हैं, और जहाँ पर कम पैसे देने की जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम लोग कम खुचरा पैसा देके हम लोग काम चला लेते हैं। नहीं तो अगर 1000 रुपये का नोट रखेंगे तो हर जगह वो रुपये को खर्च करने में दिक्कत होगी। उस तरह से ये जो कोशिका में जो ऊर्जा बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में छोटे छोटे सिक्के के रूप में ये जमा हो जाता है, इसको एटीपी कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। और मान लीजिए कि आप थोड़ा सा काम किए तुम, तो थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, तो वहाँ से थोड़ी सी ऊर्जा वो कॉइन जो है हम लोग एटीपी को लेकर खर्च कर दिए, 1 2 3 4 जो भी लगा। तो इस तरह से ऊर्जा को खर्च करने में मदद मिलती है, इसलिए एटीपी के रूप में ऊर्जा जमा रहता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरी बात है कि जो बच्चे अभी पहली बार नहीं आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को, निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लोगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड जो सबसे पहले ये विकास हुआ था पृथ्वी पे, अभी भी जीवाणु के रूप में बैक्टीरिया सेल अगर हम लोग देखेंगे, बैक्टीरिया जीवाणु का एक कोशिका को अगर हम लोग देखें, बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरियल सेल को अगर हम लोग देखें तो बैक्टीरियल सेल जो है एक कोशिका की बाहरी जो दीवार होती है, एक सेल वॉल होता है, सेल वॉल कोशिका में होता है, इस कोशिका झिल्ली होती है, और अंदर में जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्रक विकसित नहीं होती, और इसके अंदर जो डीएनए का जो मटेरियल होता है, डीएनए का जो मटेरियल होता है वो ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है, डीएनए का मटेरियल ऐसे ही कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहता है, और इसका केंद्रक कोई विकसित नहीं होती। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक सुविकसित केंद्रक यहाँ नहीं पाए जाते, डीएनए साइटोप्लाज्म बिखरे हुए रहते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर जो विभिन्न इंपॉर्टेंट जो सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। यानी 2 पॉइंट पे हम ये दोनों को हम लोग सीख सकते हैं। एक है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड, इसमें देखो ये दोनों ही नहीं रहते, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक सुविकसित केंद्रक नहीं है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, केंद्रक झिल्ली नहीं है, और डीएनए मटेरियल जो होता है अंदर का वो ऐसे ही कोशिका द्रव में बिखरा हुआ है। दूसरा देखो सेल के विभिन्न अंग भी यहाँ पाए नहीं जाते। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सुविकसित एक केंद्रक होता है, उसमें एक केंद्रक झिल्ली होती है, और केंद्रक झिल्ली के अंदर में जो है क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन नामक नेट होता है जो बाद में चल करके क्रोमोजोम का निर्माण करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं, इसके अंदर गोल रचना पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर में गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये विभिन्न तरह की कोशिका के विभिन्न अंग पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्म ये कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते। इसके देख रहे हो केंद्रक, इसका केंद्रक, इसका विकसित केंद्रक, इसका विकसित केंद्रक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये अंतर भी आता परीक्षा में 2-3 नंबर का, +2 या नंबर का ये डिफरेंस भी आ सकता है, या प्रोकैरियोटिक का डिफिनेशन आ सकता है, यूकैरियोटिक का डिफिनेशन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, और जो फैट में घुलते हैं वो विटामिन है बी और सी। तो ये तुम समझ रहे हो, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो जल में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई, के, और फैट में वसा में घुलने वाले बी और सी। इसमें खास करके तुम लोग त्रुटि लक्षण सिम्टम्स, डिफिशियंसी सिम्टम्स याद कर लोगे। डिफिशियंसी सिम्टम, त्रुटि लक्षण, त्रुटि लक्षण, उनके कमी से क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स होता है। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक बीमारी होती है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है,
बच्चों में, और ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है, ये एडल्ट में होता है और ये बच्चों में, चाइल्ड में होता है। अब यही एडल्ट में जब बीमारी होती है, रिकेट्स की बीमारी में क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं। मान लो ये कमर के नीचे वाले से ये जो हड्डी होती है ये मुड़ करके हड्डियां इस तरह से मुड़ जाती हैं। तुमने देखे होगे बहुतों का पैर जो है इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है, तो ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और स्ट्रेट नहीं रह पाती और मुड़ जाती हैं धनुष की तरह। इसको रिकेट्स नामक बीमारी कहते हैं, बच्चों में होता है और ये विटामिन डी की कमी से होता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से और भी याद रखोगे कि विटामिन डी का एक सोर्स जो होता है वो सनलाइट है। सूरज की रोशनी में, सुबह की सूरज की रोशनी में विटामिन डी का निर्माण बॉडी में होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको लिख लोगे। विटामिन डी कौन सा विटामिन है जो सूरज की रोशनी से मिलती है, वो है विटामिन डी। ई के कमी से शरीर में एक रोग होता है, इसको कहते हैं स्टेरिलिटी, बांझपन, स्टेरिलिटी, बांझपन नामक बीमारी हो जाती है। और ऊजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है महिलाओं में, अंडाशय ठीक से विकसित नहीं होता और एग्स का निर्माण नहीं हो पाता, जिस तरह से एग्स नहीं बन पाते हैं ठीक से, और एग्स नहीं बनने के कारण संतान माँ नहीं बन सकती, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। और विटामिन के कमी से होता है एक बीमारी, इसका नाम है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया रक्त का नहीं जमना, रक्त जमता नहीं है, रक्त नहीं जमता। अगर शरीर कट जाता है किसी तरह रक्त जमता नहीं है, रक्त बहता रहता है, ये हेमोफीलिया नाम बीमारी कहते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो है विटामिन बी और सी, जो बसा में घुलते हैं। ये बी और सी जो विटामिन है वो बसा में, तेल जैसे चीज़ों में ये घुल जाती है विटामिन्स, लेकिन जल में नहीं घुलते हैं विटामिन्स। तो बी इस तरह से ये विटामिन का एक समूह होता है, इसलिए इसको विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कभी कभी पूछ कहता है विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है। इसलिए कहते हैं कि विटामिन बी कोई अकेला विटामिन नहीं है, ये कई विटामिनों का एक समूह है। B1, B2, B3, B5, B6, B12, इस तरह से कई समूह, बहुत सारे विटामिन जिसमें मिलकर विटामिन बी बना है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके कमी से बीमारी बहुत सारे, एनीमिया नामक बीमारी होती है, जियोलिसिस नामक बीमारी होती है। तो कई तरह की बीमारियां अलग अलग विटामिन से अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन सी का जो इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ याद रखोगे कि खट्टे फलों में ये पाए जाते हैं, खट्टे फल। विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, उसको कहते हैं साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट इंग्लिश में कहते हैं साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल में ये पाए जाते हैं। और इसके कमी से एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं स्कर्वी पायरिया। पायरिया नामक बीमारी होती है इसके कमी से, पायरिया स्कर्वी, पायरिया स्कर्वी नामक बीमारी होती है। मुंह से खून निकलता है, गम ब्लीडिंग कहते हैं, मसूड़े से खून निकलता है, मुंह में गंध आती है। नंबर 1 जो लास्ट बच गया, जैव अणु या बायोमोलिकुल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बायोमोलिकुल्स, बायो मीन्स जैव, जैव मीन्स लिविंग, लिविंग जीवित, और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, यानी कि जैव अणु, यानी कि जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले अणु को, जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को जैव अणु कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका, तो यह शरीर के विभिन्न कार्य को ये हमारे बॉडी में करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, विटामिन, इस तरह से कई तरह के अणु होते हैं जो हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे शरीर में की क्रियाएं, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं जो चलती रहती हैं, इनके बिना, ये जैव अणु के बिना संभव नहीं है। और हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों का निर्माण करने में भी ये हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। हमारे शरीर के जो अंग हैं, मांस हैं, हड्डियां हैं, जो सारे बनते हैं, इन्हीं जैव अणुओं से इनका निर्माण होता है। तो चलो बच्चों, मैं फिर से एक बार मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, वो लोग निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, ताकि आने वाले समय में अधिक से अधिक बच्चों का एक ग्रुप बन सके और मैं सभी को एक साथ मैं ऑनलाइन